नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की सीरीज में जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो आज का चैप्टर जो है हमारा वो है डीसी थ्योरी। दोस्तों, डीसी थ्योरी का जो चैप्टर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि अकेले डीसी थ्योरी में से कोई भी एग्ज़ाम हो 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन जो हैं वो हमेशा आया करते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। इसलिए डीसी थ्योरी जो है वो अपने लिए बहुत ही मोस्ट चैप्टर है। ध्यान से हमारे को पढ़ना है, एक एक चीज़ें हम डिटेल से पढ़ेंगे। डीसी थ्योरी, डीसी थ्योरी हमारे चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर में जो सबसे पहले हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं वैद्युतिक परिपथ। वैद्युतिक परिपथ। दोस्तों, यहां पर एक चीज मैं और पढ़ लेता हूं। एक तो हो गया आपका वैद्युतिक परिपथ, और दूसरा अपने पास में दोस्तों आदर्श वैद्युतिक परिपथ। बिल्कुल दोस्तों, ये दो अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग बातें हैं। कैसे हैं? आप सबको पता है कि परिपथ का मतलब क्या है, कि पथ की एक परिक्रमा पूरी हो उसे परिपथ कहेंगे अपन। और यह वैद्युतिक परिपथ है तो जाहिर सी बात है, विद्युत का जो आपने मार्ग तैयार किया गया है, विद्युत का जो रास्ता तैयार किया है, पथ तैयार किया गया है, वो पूरा हो तो वो क्या कहलाएगा? आपका वैद्युतिक परिपथ। यहाँ मैं परिभाषा के तौर पे मैं बात करूं तो वैद्युतिक परिपथ के लिए मैं कहूंगा विद्युत धारा के लिए, विद्युत धारा के लिए तैयार किया गया पथ, विद्युत धारा के लिए तैयार किया गया पथ ही वैद्युतिक परिपथ कहलाता है। दोस्तों, यहां पर आप एक चीज और पढ़ें कि ये जो वैद्युतिक परिपथ है ये किससे तैयार होता है। तो इसका जो मुख्य अपन उदाहरण लेते हैं वो लेते हैं तार, केबल, बस बार आदि। यानी यहां अपन ने पढ़ा कि विद्युत धारा के लिए जो मार्ग तैयार किया जाता है वो वैद्युतिक परिपथ कहलाता है। और वैद्युतिक परिपथ जो है वो मुख्यतः तार से, केबल से और बस बार आदि से बनाया जाता है। दोस्तों, आप सब तार और केबल के बारे में तो जरूर जानते हैं कि मान लो जैसे मेरे पास में ये कोई लैंप था, यहां पर मैंने कोई लैंप लगाया, इस प्रकार से मैंने कोई लैंप लगा दिया। इस लैंप के ये दो तार हो गए, यहां आप किसी स्रोत से इसको जोड़ देते हैं तो जाहिर सी बात है ये तार जो है, इस तार ने क्या किया? विद्युत धारा प्रवाह के लिए एक मार्ग दिया। विद्युत धारा के प्रवाह के लिए इस तार ने एक मार्ग दिया, तो ये क्या कहलाएगा? वैद्युतिक परिपथ कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? लेकिन दोस्तों, मैंने यहां ऐसे कहा आपसे कि वैद्युतिक परिपथ और एक आदर्श वैद्युतिक परिपथ दोनों में फर्क है। तो देखते हैं यहां पर क्या फर्क है। मैं एक बार आदर्श वैद्युतिक परिपथ के लिए भी बात करता हूं। आदर्श वैद्युतिक परिपथ के लिए मैं बात करता हूं कि आदर्श परिपथ में निम्न घटकों से तैयार पथ
जिसे विद्युत धारा प्रवाह के लिए काम लिया जाता हो, एक आदर्श वैद्युतिक परिपथ कहलाता है। दोस्तों कैसे? एक आदर्श वैद्युतिक परिपथ दोस्तों होगा, उसमें यहाँ पर जो है मैं कोई उपभोक्ता युक्ति लगा देता हूँ, यानी आरएल हो सकता है वो। यहाँ पर जो है एक मैं स्विच की व्यवस्था करता हूँ, यहाँ मैं एक फ्यूज़ लगा देता हूँ, यहाँ आपका स्रोत आ जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये स्विच जो था, ये स्विच जो है वो नियंत्रण युक्ति है, नियंत्रण युक्ति। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर मैं बात करता हूँ, तो ये जो है वो उपभोक्ता युक्ति है, और यहाँ पर ये जो तार है, केबल है, ये चालक युक्ति है, और ये आपका स्रोत है, और यहाँ जो ये आपका फ्यूज लगा हुआ है ये सुरक्षा युक्ति है। दोस्तों यहाँ हम 5 प्रकार के घटक पढ़ रहे हैं, 5 प्रकार के हम यहाँ घटक पढ़ रहे हैं। पहला आपका नियंत्रण युक्ति है, दूसरा यहाँ पर आपका उपभोक्ता युक्ति है, तीसरा जो है यहाँ पर आपका चालक युक्ति है, चौथा जो है वो स्रोत है, और पांचवा जो है वो सुरक्षा युक्ति है। और इन्हीं सब निम्न घटकों से मतलब यही था कि ये सब घटक जिस परिपथ में लगे हुए हों और वो विद्युत धारा प्रवाह के लिए तैयार हों, तो ऐसा परिपथ जो है दोस्तों वो क्या कहलाएगा? एक आदर्श वैद्युतिक परिपथ कहलाएगा, एक आइडियल सर्किट कहलाएगा, एक आइडियल इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि एक वैद्युतिक परिपथ में, एक साधारण वैद्युतिक परिपथ में और आपके आदर्श वैद्युतिक परिपथ में, दोनों में अंतर क्या है। तो यहाँ आपने पढ़ा वैद्युतिक परिपथ क्या होता है और आदर्श वैद्युतिक परिपथ क्या होता है। दोस्तों यहाँ पर मैं एक बात और बताना चाहूँगा आपको कि बहुत से जनों को ये तो पता है कि तार और केबल क्या है, कई लोग ये नहीं जानते हैं कि बस बार क्या है। दोस्तों बस बार जो है वो भी जो है वो वैद्युतिक परिपथ बनाने के काम में ही आती है। किस प्रकार से? मान लो आपके पास में बड़े कोई उद्योग है, वहाँ पर आपने इस प्रकार से एक लाइन होती है, एक बस बार जो होती है वो लगा दी जाती है। बस बार में मोस्टली क्या होता है दोस्तों, कॉपर की इस प्रकार से पत्तियां होती है, मोस्टली कॉपर की होती है। आजकल जो है वो खर्च बढ़ने के कारण इसको एल्यूमिनियम का भी बनाने लगे हैं, बाकी तो सीधी सी बात है कॉपर की ही होती है ये। और ये जो है वो किसी अचालक के साथ में इस प्रकार से लगी हुई होती है, बीच बीच में जो है किसी अचालक की कोई रोड है, उस रोड के साथ में लगी हुई है। अब दोस्तों होता क्या है, इसके अंदर ऐसी व्यवस्था होती है कि जगह जगह इसके अंदर यहाँ पर होल वगैरह होते हैं, नट बोल्ट कसे हुए होते हैं। और यहाँ इन नट बोल्टों से जो, जैसे मान लो ये आर था, ये वाई था और ये बी था, या डीसी का होता तो एक पॉजिटिव की होती और एक नेगेटिव की होती। तो इनमें क्या होता है, नट बोल्टों के अंदर क्या करते हैं, हम किसी तार को कस लेते हैं। मान लो यहाँ पर आपको आर चाहिए था, यहाँ वाई चाहिए था और यहाँ बी चाहिए था, तो तीनों फेजों से क्या करेंगे अपन, एक एक तार जो है वो कस करके यहाँ सप्लाई को प्राप्त कर लेंगे। तो बस बार जो है वो मोस्टली क्या है, आपने यहाँ पर सप्लाई इसको एक बार दे दी, ये जो है आपने इसको इनपुट में दी है, और इधर जो है आउटपुट में आप कई जगह से प्राप्त कर सकते हो। तो इस प्रकार से बस बार जो है वो क्या काम हुआ इसका कि सप्लाई को क्या आ रहा है, फैलाने का काम कर रहा है। सप्लाई का प्रवाह जो है उसी को करने के काम में आ रहा है कौन, बस बार। तो ये बस बार है। आपने मोस्टली देखा होगा कि जहाँ कहीं भी ट्रांसफार्मर लगता है तो ट्रांसफार्मर के नीचे एक बक्सा सा बना हुआ होता है, एक बॉक्स सा लगा हुआ होता है। तो इसके अंदर भी क्या होती है दोस्तों, बस बार होती है। बस बार आती है तो इसमें क्या होता है, एक साइड से केबल जुड़ती है, कोई दूसरी जगह से लाइन आ रही है वो, दूसरी साइड में जुड़ती है, किसी तीसरी जगह से कोई लाइन आ रही है वो। तो ये दोनों लाइनें हैं, उनके बीच में एक एक क्या होते हैं, चेंज ओवर स्विच होते हैं। आप इसको चालू कर रखें तो ये वाली बंद है, और यदि आप
इधर वाली को चालू करेंगे, इधर वाली को चालू करेंगे तो फिर उसको बंद रखेंगे आप। तो ये बस बार जो है वो कहाँ जुड़ी हुई होती है, फिर ट्रांसफार्मर के अंदर जुड़ी हुई होती है। तो इस प्रकार से भी लगी हुई होती है दोस्तों, तो इसे कहेंगे यहाँ बस बार। बार का मतलब यहाँ छड़ है और ये इसकी बसें कहलाती है। तो छड़ नुमा बसें जो है उनसे बनी हुई है, इसीलिए इसका नाम क्या है, बस बार है। तो आपने अभी डीसी थ्योरी की स्टार्टिंग करी है और डीसी थ्योरी में सबसे पहले पढ़ा अपन ने कि वैद्युतिक परिपथ क्या होता है और एक आदर्श वैद्युतिक परिपथ क्या होता है। आपने पढ़ा वैद्युतिक परिपथ विद्युत धारा के लिए तैयार किया गया एक मार्ग है और ये तार और केबल बस बार आदि से बनाया जाता है। जबकि एक आदर्श वैद्युतिक परिपथ के लिए आपने पढ़ा कि इन 5 घटकों से मिलकर के जो वैद्युतिक परिपथ तैयार होता है उसे ही आप एक आदर्श वैद्युतिक परिपथ कहते हैं। दोस्तों आगे हम बात करते हैं कि परिपथ के प्रकार कौन से हो सकते हैं। तो यहां मैं लिखूंगा कि वैद्युतिक परिपथों को कई आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। वैद्युतिक परिपथों को कई आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। कई आधार कौन से हैं दोस्तों, यहां मैं ऐसे कह सकता हूं साधारण परिपथ। दूसरा दोस्तों मैं यहां ऐसे कह सकता हूं डीसी के परिपथ, एसी के परिपथ। इसको इस प्रकार से लिख देते हैं अपन कि सप्लाई के आधार पर परिपथ, सप्लाई के आधार पर परिपथ, जो एसी का परिपथ हो सकता है और दूसरा जो है वो डीसी का परिपथ हो सकता है। इसी प्रकार से दोस्तों अपन और बांट सकते हैं। यहां पर और जो अपन ले सकते हैं वो पैसिव व एक्टिव परिपथ। पैसिव परिपथ और एक्टिव परिपथों में अपन बांट सकते हैं। पैसिव परिपथों में भी अपन आरएल आरसी प्रकार के हो सकते हैं, आरएल व आरसी प्रकार के हो सकते हैं। और एक्टिव परिपथ हैं उसमें एक्टिव परिपथों में सालेन की के नाम से आता है। तो इस प्रकार से अपन इनको बांट सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अपन ब्रिज परिपथों के रूप में बांट सकते हैं, ब्रिज परिपथ। अब ब्रिज परिपथ जो होते हैं उसके अंदर आपका मैक्सवेल का भी आ सकता है, मैक्सवेल का ब्रिज परिपथ। इसके अलावा आपका व्हीटस्टोन का भी आ सकता है, व्हीटस्टोन का ब्रिज परिपथ। इसी प्रकार से दोस्तों अपन छोटे परिपथों में यानी कि लंबाई के आधार पे बांट सकते हैं, जिसमें छोटे परिपथ हो सकते हैं। छोटे परिपथ जो पीसीबी के ऊपर जो किए जाते हैं, या आईसी जो इंटीग्रेटिंग सर्किट है, एकीकृत परिपथ जिसको कहते हैं आप, वो हो सकता है। या फिर आप बड़े परिपथों में, तो बड़े परिपथों की मैं बात करूंगा तो यहाँ वितरण और पारेषण की बात करूंगा मैं, यानी कि पारेषण वितरण के जो सर्किट हैं वो बड़े परिपथों में आते हैं। तो दोस्तों कई प्रकार के हो सकते हैं आपके परिपथ, कई आधारों पर आप जो है इनको बांट सकते हैं। लेकिन यहां पर जो अपन मुख्य रूप से जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ते हैं
कार्य के आधार पर या कार्य की संरचना के आधार पर कह सकता हूं मैं, संरचना के आधार पर आप सबको पता होना चाहिए कि संरचना के आधार पर हम परिपथ जो पढ़ रहे हैं उनमें खुला परिपथ पढ़ सकते हैं, खुला परिपथ। दूसरा जो हम पढ़ सकते हैं वो बंद परिपथ पढ़ सकते हैं। तीसरा जो हम पढ़ रहे हैं वो लघु परिपथ हो सकता है। चौथा जो है आपका वो सरण परिपथ हो सकता है। दोस्तों ये वास्तव में क्या होते हैं, इनकी परिभाषाएं क्या होती है, ये दिखने में कैसे दिखाई देते हैं, पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं खुले परिपथ की। दोस्तों खुले परिपथ के लिए हम पढ़ते हैं, पहले तो मैं चित्र बनाऊंगा, यहां पर एक डायग्राम बना करके बताऊंगा कि मान लो ये जैसे कोई लोड लग रखा है और यहां पर ये कोई स्विच लगा हुआ है और इस प्रकार से यहां कोई स्रोत लगा हुआ है, इधर नेगेटिव है इधर पॉजिटिव है। दोस्तों ये स्विच जो है, ये स्विच जो है वो ऑफ की स्थिति में है। तो ऑफ की स्थिति में है तो जाहिर सी बात है यहां से क्या है, खुला हुआ है। दोस्तों ये खुला हुआ है तो जाहिर सी बात है ये खुला परिपथ कहलाएगा। और खुले हुए परिपथ में जो है वो करंट का मान जो होगा दोस्तों वो शून्य होगा। करंट का मान क्या होगा, शून्य होगा। पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो भी शून्य होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो भी शून्य होगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्या है, खुला परिपथ है। खुले परिपथ से मतलब ये है कि ये स्विच यहाँ से खुला है, हो सकता है कि स्विच बंद होता, लेकिन स्विच बंद होता तो फिर ऐसे होता कि कहीं ना कहीं से ये तार खुला हुआ होता। तो इस प्रकार से अपन ये कह सकते हैं कि खुले परिपथ में क्या हुआ, खुले परिपथ में बेसिकली क्या हो रहा है, करंट का प्रवाह नहीं हो रहा है। यानी इसमें उपभोक्ता युक्ति जो है वो किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं करती है। और उपभोक्ता युक्ति कार्य नहीं करती है और जहां से खुला है उन दोनों पॉइंटों के ऊपर अपन प्रतिरोध की बात करें तो एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पर अनंत प्रतिरोध हो चुका है। क्योंकि प्रतिरोध अनंत होगा उस समय क्या होगा, करंट का मान शून्य होगा। तो यहाँ आपको मुख्य रूप से ध्यान रखने वाली बात जो है वो यही है कि जिसमें करंट का प्रवाह नहीं हो रहा हो, इसका मतलब परिपथ कहीं ना कहीं से खुल गया है। और परिपथ खुलने के कारण करंट का प्रवाह नहीं हो पा रहा है, क्योंकि खुलने से वहाँ का प्रतिरोध जो है वो अनंत हो चुका है, वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। इसका मतलब करंट का प्रवाह नहीं हो रखा है और यही क्या कहलाएगा, आपका खुला परिपथ कहलाएगा। तो खुले परिपथ के लिए हम लिखेंगे इस परिपथ में करंट का प्रवाह शून्य रहता है तथा उपभोक्ता युक्ति कार्य नहीं करती है। ऐसा परिपथ जो है वो खुला परिपथ कहलाता है। इसी प्रकार से दोस्तों हम बात करते हैं आगे बंद परिपथ की। बंद परिपथ नाम से पता लग रहा है दोस्तों बंद परिपथ, लेकिन नाम से भी पता करने में कई बार क्या होते हैं, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों यहां पर बंद परिपथ जो मैं बना रहा हूं वो कुछ इस प्रकार से है। ये कोई आपका उपभोक्ता युक्ति है वो लगी हुई है, यहाँ पर स्विच जो है वो भी ऑन की स्थिति में है और यहाँ कोई सप्लाई का स्रोत लगा हुआ है और इस प्रकार से जो है वो करंट का प्रवाह हो रहा है। और ये करंट जो है इस लैंप में से गुजरती है तो लैंप जो है आपका वो प्रकाशित होता है। तो मतलब यहाँ पर मैं बंद परिपथ में क्या कहूँगा, बंद परिपथ में कहूँगा
कि उपभोक्ता युक्ति कार्य कर रही हो, करंट का प्रवाह हो रहा हो, उपभोक्ता युक्ति कार्य कर रही हो, करंट का प्रवाह हो रहा हो, मतलब वो क्या है, बंद परिपथ है। दोस्तों यहाँ पर जो स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं वो ऐसे होते हैं कि बंद परिपथ है तो वो इसको भी बंद ही समझ लेते हैं। बंद का मतलब यहाँ पर उपभोक्ता युक्ति बंद नहीं है, बंद का मतलब है यहाँ पर कि सर्किट पूरा बंद है, मतलब करंट का प्रवाह उसमें हो रहा है। तो करंट का जिसमें प्रवाह हो रहा हो, उपभोक्ता युक्ति जिसमें कार्य कर रही हो, ऐसे परिपथ जो है वो क्या कहलाते हैं, बंद परिपथ कहलाते हैं, क्लोज सर्किट कहलाते हैं। तो यहां बंद परिपथ की मैं परिभाषा लिखूंगा। वे परिपथ जिनमें उपभोक्ता युक्ति कार्य कर रही हो तथा करंट का प्रवाह हो रहा हो, तो ऐसे परिपथ बंद परिपथ कहलाते हैं। ऐसे ही बात करते हैं दोस्तों अब लघु परिपथ और सरण परिपथ की। लघु परिपथ और सरण परिपथ की। लघु परिपथ और सरण परिपथ। दोस्तों यहां लघु परिपथ क्या है और सरण परिपथ क्या है, ध्यान दें। नाम से पता लग रहा है लघु यानी इंग्लिश में मैं कहूंगा तो शॉर्ट, यानी कहीं शॉर्ट सर्किट हो गया हो तो अपन क्या कहते हैं, शॉर्ट सर्किट। तो सर्किट यानी परिपथ, शॉर्ट यानी लघु, यानी वो लघु परिपथ हुआ है। तो यहां पर आप इसको कैसे पढ़ेंगे, मान लो आपके पास में इस प्रकार से ये कोई स्रोत था और इसके साथ में ये जो है वो उपभोक्ता युक्ति लगी हुई थी। और ये आपका स्रोत है ही, इधर से जो है वो करंट का प्रवाह हो रहा है। दोस्तों उपभोक्ता युक्ति से पहले ही धनात्मक और ऋणात्मक आवेश का मिल जाना यहां शॉर्ट सर्किट पैदा कर देता है, लघु परिपथ पैदा कर देता है। या फिर मैं ऐसे कह सकता हूं कि उपभोक्ता युक्ति से पहले ही इन दोनों का स्पर्श हो जाना, और इनके स्पर्श हो जाने से करंट का मान जो है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है। और बहुत अधिक बढ़ जाने के कारण क्या होता है, परिपथ में ऊष्मा के कारण जहां कहीं भी वीक पॉइंट मिलता है वहीं से क्या होता है, वो पिघल करके टूट जाता है। हाँ दोस्तों बिल्कुल, वीक पॉइंट से मतलब यहां पर ये है कि जहां कहीं भी तार के अंदर मुड़ने से या फिर किसी और कोई यांत्रिक चोट के कारण कहीं भी वीक पॉइंट आया होगा तो पहले जो है वो वहां से क्या होगा, वो पिघल करके टूटेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि करंट का प्रवाह जो है वो इसकी क्षमता से ज़्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उपभोक्ता युक्ति से पहले ही क्या हो रहा है, शॉर्ट हो रहा है, और शॉर्ट होने पर आपको पता है रेजिस्टेंस में कमी हो गई, मतलब कि करंट का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। और ज़्यादा करंट में जहाँ से भी वीक पॉइंट मिलता है वहीं से पिघल करके तार टूट जाएगा। तो ऐसे परिपथ जो हैं दोस्तों वो क्या कहलाएंगे, लघु परिपथ कहलाएंगे। तो यहाँ मैं लघु परिपथ में लिखना चाहूँगा वे परिपथ जिनमें उपभोक्ता युक्ति से पहले ही धनात्मक व ऋणात्मक आवेश मिलकर अति उच्च करंट
पैदा कर देते हैं, तो ऐसे परिपथों को आप क्या कहेंगे? लघु परिपथ कहेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों यहां सरण परिपथ की। सरण परिपथ इंग्लिश में इसको मैं कहूंगा लीकेज सर्किट। सरण हो रहा है, लीकेज हो रहा है, तो जाहिर सी बात है आप इस प्रकार से भी अनुमान लगा सकते हैं कि मान लो किसी पानी की भरी हुई बाल्टी में कोई छेद है, तो उसमें से क्या होगा? पानी का सरण हो रहा है, पानी लीकेज हो रहा है। तो ठीक उसी प्रकार से किसी तार के ग्राउंड होने पर उसमें करंट का जो है वो लीकेज होता रहता है, और करंट का लीकेज होता रहेगा, तो ऐसे परिपथ को क्या कहेंगे आप? सरण परिपथ कहेंगे। तो सरण परिपथ में आप पढ़ते हैं, पहले तो देखें आपकी किस प्रकार से होगा। मान लो ये आपके पास में कोई मोटर है, इस मोटर को आपने सप्लाई दी, अब सप्लाई आपने जब दी तो ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं से जो है वो ग्राउंड हो गई हो, अर्थ हो गई हो। तो ऐसे में क्या होगा? इस उपभोक्ता युक्ति के पास में पूरा वोल्टेज नहीं पहुंच करके और पहले ही क्या होने लग जाएगा? ग्राउंड होने लग जाएगा। तो जब उपभोक्ता युक्ति को पूरा नहीं मिल पाएगा तो वो प्रॉपर कार्य भी नहीं कर पाएगी, उसका जलने का भी खतरा रहेगा, क्योंकि वोल्टेज पूरा नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है उसमें करंट का मान बढ़ जाएगा और वो जल सकती है। तो आपको यहाँ पर बेसिकली जो सीखना है वो ये सीखना है कि आपने जो सप्लाई दी वो इसको प्रॉपर नहीं मिल पा रही है, वो लीकेज होकर के क्या हो रही है? अर्थ हो रही है। तो लीकेज हो रही है, अर्थ हो रही है, तो ऐसे सर्किट को ही आप क्या कहेंगे? सरण परिपथ कहेंगे, लीकेज सर्किट कहेंगे। तो लीकेज सर्किट में हम लिखेंगे वे परिपथ जिनमें उपभोक्ता युक्ति को पूर्ण सप्लाई न मिलकर पहले ही ग्राउंड हो जाती हो, तो ऐसे परिपथ सरण परिपथ कहलाते हैं। तो ये थे आपके दोस्तों खुला परिपथ, बंद परिपथ, लघु परिपथ और सरण परिपथ। दोस्तों इन सभी परिपथों की जांच कैसे करें हम? तो उसके लिए हम यहां पढ़ते हैं लघु, सरण, बंद, खुला परिपथों की जांच करने की विधियां। दोस्तों यहाँ पर बंद, खुला, लघु, सरण परिपथों की जांच करने की विधियों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो हम बात कर सकते हैं सीरीज टेस्ट लैंप की, सीरीज टेस्ट लैंप। इसी प्रकार से बात करेंगे हम मेगर की, मल्टीमीटर की, ओम मीटर की। तो इन सब से जो है आप वो बंद, खुला, लघु और सरण परिपथों की जांच कर सकते हैं। दोस्तों आप सबको ये तो पता लग ही गया होगा कि यहाँ जो आपको जो नीचे की वाली 3 विधियां जो दे रखी है, मेगर, मल्टीमीटर, ओम मीटर, इनकी सबकी देखा जाए तो एक ही बिरादरी है, यानी कि ये सब जो है वो रेजिस्टेंस से ये क्या करेगी? उस लघु, खुला
और सरण परिपथों का पता करेगी, जबकि यहाँ सीरीज टेस्ट लैंप की जो है वो प्रणाली अलग है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, मान लो आपके पास ये कोई मोटर है और इस मोटर के अंदर ये वाइंडिंग हो रखी है। इसको मेरे को देखना है कि इसमें बंद परिपथ है, खुला परिपथ है, लघु परिपथ है या सरण परिपथ है। तो दोस्तों मैं सबसे पहले सीरीज टेस्ट लैंप को यहाँ पर काम में ले रहा हूँ। तो मान लो ये आपके पास में जो है यहाँ पर सीरीज टेस्ट लैंप है। सीरीज टेस्ट लैंप में बेसिकली क्या होता है, एक होल्डर होगा और उस होल्डर में क्या होगा, एक लैंप लगा हुआ होगा। इस प्रकार से इसमें दो सिरे आपके पास में निकल के आ गए हैं। आपके पास में जो है वो ये कोई सॉकेट है। इस सॉकेट में जो है वो एक सिरा जो है आप लगा देंगे। मान लो आपने न्यूट्रल की तरफ लगा दिया, फेज वाले सिरे से एक और तार निकाल लेंगे। दोस्तों इन दोनों तारों को आप जैसे ही स्पर्श करेंगे तो सीधी सी बात है, इसको इधर से जो 250 वोल्टेज आ रहा था वो प्राप्त होगा और लैंप क्या होगा, प्रकाशित होगा। लैंप जो है वो क्या होगा, प्रकाशित हो जाएगा। जबकि यहां से मैं इसको ये वापस से हटा देता हूं, वापस से हटा करके मेरे को तो क्या करना है, इस वाइंडिंग को करना है ना टेस्ट। तो वाइंडिंग को अपन टेस्ट करेंगे तो इस प्रकार से करेंगे कि वाइंडिंग का एक सिरा इधर लगा दिया और दूसरा सिरा यहां लगा दिया। दोस्तों आपका ये लैंप यदि बिल्कुल भी प्रकाशित नहीं हो, ये लैंप बिल्कुल भी प्रकाशित नहीं हो, यदि इस प्रकार से आप लगा देते हैं और लैंप प्रकाशित नहीं होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें खुला परिपथ है। कहीं ना कहीं से ये वाइंडिंग जो है वो खुल रखी है, कहीं ना कहीं से ये वाइंडिंग जो है वो खुली हुई है। तो जब खुली हुई होगी तो आपको पता है किस प्रकार से जो है वो सर्किट पूरा होगा, कि सप्लाई जो है इधर स्रोत से आएगी और ऐसे आई और ऐसे जाकर के, ऐसे जाकर के और ऐसे आई और यहाँ आके रुक गई और इधर से आपका जो है वो न्यूट्रल आ रहा है प्रॉपर, लेकिन दोनों का सर्किट पूरा नहीं हो पाया है। तो सर्किट पूरा नहीं होया इसका मतलब लैंप प्रकाशित नहीं होगा, और प्रकाशित नहीं होगा इसका मतलब कौन सा परिपथ हो गया, ये खुला परिपथ। अब बात करते हैं दोस्तों अपन कि यदि ये बंद परिपथ होता तो क्या होता। दोस्तों यहाँ बंद परिपथ होता मतलब ये मिला हुआ होता, और मिला हुआ होता तो क्या होता, आपका लैंप जो है वो कम प्रकाशित होता। यानी मैं यहाँ पर लिखूंगा कि खुला परिपथ होता तो लैंप प्रकाशित नहीं होगा, लेकिन यदि बंद परिपथ हुआ तो लैंप प्रकाशित होगा परंतु कम होगा। क्योंकि दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए कि आपने यहां पर 250 वोल्टेज दिए हैं, तो 250 वोल्टेज आपने यहां पर दिए हैं तो जाहिर सी बात है वो 250 वोल्टेज जाएंगे तो ये कुछ तो ये लैंप ड्रॉप करेगा और कुछ जो है ये आपकी वाइंडिंग ड्रॉप करेगी। तो ऐसे में क्या होगा, 250 वोल्टेज दोनों जगह बटेंगे तो यहाँ कुछ वोल्टेज आएंगे और यहाँ कुछ वोल्टेज आएंगे। तो लैंप को प्रॉपर पूरे 250 नहीं मिल पाएंगे और लैंप को पूरे 250 नहीं मिलेंगे। इसका मतलब ये लैंप क्या होगा, कम प्रकाशित होगा, और जब कम प्रकाशित होता है तो कौन सा परिपथ कहलाता है, वो बंद परिपथ कहलाता है। अब बात करते हैं आगे इसी में, लघु परिपथ हो या सरण परिपथ हो तब क्या हो, लघु परिपथ हो या सरण परिपथ हो तब क्या होगा। दोस्तों आप सबको पता है कि लैंप जो है उसको तो अपने को कुछ इस प्रकार से ही जोड़ना है जैसे जुड़ा हुआ है, लेकिन यहां अपन बात कर रहे हैं लघु परिपथ की। तो लघु परिपथ में देखो क्या होगा, ये वाइंडिंग जो है वो लघु पतित होगी, तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं से आपस में शॉर्ट होगी। तो जब शॉर्ट हो जाती है दोस्तों तो कुछ सर्किट इस प्रकार से कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि यहां करंट आ गई है उसके बाद में इधर नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि इधर वाइंडिंग काफी लंबी है,
लंबी वाइंडिंग का प्रतिरोध बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप जानते भी हो कि R प्रोपोर्शनल L होता है, लंबाई बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो इधर जो है वो लंबाई ज्यादा है, इसका मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा है। करंट को सीधा रास्ता इधर से ही मिल रहा है, करंट सीधा रास्ता इधर से लेते हुए और अपना सर्किट पूरा कर लेगी। तो जब सर्किट पूरा इधर से हो गया है, इसका मतलब वाइंडिंग जो थी उसके अंदर करंट का प्रवाह नहीं हो पाया। वाइंडिंग के थोड़े से हिस्से में से क्या हो रहा है, करंट का प्रवाह हो पा रहा है। दोस्तों इस थोड़े से हिस्से के अंदर थोड़ा सा वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, बाकी सारा वोल्टेज जो है वो इस लैंप को ही मिलने वाला है। तो जाहिर सी बात है, आपने 250 दिया, 250 में से 10-20 वोल्टेज यहाँ पर ड्रॉप भी हो गया, तो यहाँ पर तो आपको जो है वो लगभग 230-40 के लगभग वोल्टेज मिल रहा है। तो 230-40 वोल्टेज जब यहाँ पर मिल रहा है, 230-40 वोल्टेज यहाँ मिल रहा है, तो ऐसे में लैंप जो होगा वो तो अधिक प्रकाशित ही होगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पर कह सकता हूं कि जब लैंप अधिक प्रकाशित हो तो लघु परिपथ होगा। कौन सा परिपथ होगा? लघु परिपथ होगा, लघु परिपथ। तो दोस्तों आपने पढ़ा अभी तीसरा। अब बात करता हूं मैं सरण परिपथ की। दोस्तों सरण परिपथ में हम क्या करेंगे? सरण परिपथ में आप क्या करते हैं कि यहां से इसको हटाएंगे, ये आपकी वाइंडिंग है ही है, इस प्रकार से जो है आपकी वाइंडिंग करी हुई थी, इसमें आपने यहां से हटा लिया सिरा। इस वाले सिरे को जो है दोस्तों आप इसकी बॉडी के टच करेंगे, यानी कि सीरीज टेस्ट लैंप का एक हिस्सा जो है वो तो आपने कहाँ किया है, बॉडी के टच किया है, और दूसरा जो हिस्सा जो है, दूसरा जो सिरा है वो किसी वाइंडिंग के साथ में जोड़ दिया है आपने, वो किसी वाइंडिंग के साथ में जोड़ दिया है। तो अब दोस्तों देखते हैं क्या होता है। यदि लैंप थोड़ा बहुत भी प्रकाशित होता है तो इसका मतलब इसमें सरण परिपथ है, अन्यथा नहीं है। कैसे? मान लो इधर से सप्लाई गई, इधर से सप्लाई को जिस प्रकार से जा रही है और ऐसे जाती हुई यहां तक तो आएगी वाइंडिंग के सिरे तक, लेकिन हो सकता है कि कहीं ना कहीं से इसका इंसुलेशन उतर करके और इसकी बॉडी को टच कर जाए ये। तो जब बॉडी को टच करेगा तो इधर से बॉडी से होता हुआ, इधर से होता हुआ, और लैंप का सर्किट पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है दोस्तों? तो इस प्रकार से लैंप का जब सर्किट पूरा होगा तो अपन कह सकते हैं कि ये क्या है, सरण परिपथ है। क्योंकि सरण परिपथ में क्या हो रहा है कि जब आपने एक सिरा इसकी बॉडी के टच किया और दूसरा सिरा इसके वाइंडिंग के एक सिरे के ऊपर आपने टच किया है, तो उस समय यदि लैंप थोड़ा बहुत भी प्रकाशित होता है तो इसका सीधा सा कारण है कि उसमें सरण परिपथ है, उसमें लीकेज दोष है, उसमें अर्थ दोष है। तो इस प्रकार से दोस्तों मैं यहां लिख सकता हूं सरण परिपथ के लिए कि जब एक सिरा मशीन की बॉडी से तथा दूसरा सिरा वाइंडिंग के एक सिरे से जुड़ा हो तो लैंप प्रकाश देगा। तो ऐसी स्थिति में उसमें अर्थ दोष या सरण दोष होगा। तो ये आपने दोस्तों पढ़ा अभी कि बंद परिपथ,
खुला परिपथ, लघु परिपथ और सरण परिपथ जो है उनको अपन किस प्रकार से सीरीज टेस्ट लैंप की सहायता से जो है वो देखते हैं। अब देखते हैं हम मेगर, मल्टीमीटर और ओम मीटर से कि कैसे खुला, बंद, लघु और सरण परिपथों का पता लगाया जा सकता है। दोस्तों यहाँ अपने को टाइम जरूर थोड़ा सा लगेगा, लेकिन पूरी डिटेल से हम जो है वो गहराई से जो है हम बिल्कुल जीरो लेवल से हम जो है वो बहुत अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। क्योंकि आप सबको मैं पहले भी बता चुका हूं कि डीसी थ्योरी जो है वो अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है, क्योंकि इसमें अकेले में जो है वो 10 से 15 नंबर के पर्सन आया करते हैं, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो। इसलिए दोस्तों हम इसको थोड़ा डिटेल से पढ़ रहे हैं। आप पढ़ते हैं अपन खुला, बंद, लघु व सरण परिपथ की जांच, वो भी किससे? मेगर से, ओम मीटर से, मल्टीमीटर से। दोस्तों मल्टीमीटर से भी जब जांच करी जाती है, मल्टीमीटर से भी जब जांच की जाती है तीनों परिपथों की, तो जाहिर सी बात है उस मल्टीमीटर को ओम के ऊपर क्या कर लेते हैं अपन, सेट कर लेते हैं। यहाँ मेगर खुद क्या है, अपने आप में उच्च प्रतिरोध नापने वाला मीटर है, और यहाँ ओम मीटर के बारे में आप जानते ही हैं। सबसे पहले थोड़ा सा मैं एक बार ओम मीटर के बारे में अपन बताता हूं, क्योंकि जब तक अपन ओम मीटर के बारे में नहीं जानेंगे तब तक अपन कैसे जान पाएंगे कि खुला परिपथ, बंद परिपथ में ये क्या जांचेगा। दोस्तों ओम मीटर में क्या होता है कि इस प्रकार से एक स्पेंडिल है जो ज्वेल बेरिंगों पर आलंबित है। एक स्पेंडिल है जो ज्वेल बेरिंग पर आलंबित है, और इस स्पेंडिल के अंदर दोस्तों क्या होता है, एक कॉइल बनी हुई होती है, और उस कॉइल के जो दो सिरे हैं वो कुछ इस प्रकार से बैटरी को श्रेणी क्रम में जोड़ते हुए बाहर की साइड में आ जाते हैं, और यहां पर एक जो है वो स्थायी प्रकार का जो है वो भी चुंबक होता है। इसके साथ में एक संकेतक लगा हुआ है जो पूर्वांकित पैमाने पर क्या करता है, मान को दर्शाता है। तो इधर तो क्या होगा दोस्तों, ओम अनंत बताया जाएगा, और इधर जो है वो शून्य बताया जाएगा। बीच में कोई भी मान आ सकता है, मान लो यहाँ 1000 आ गया, यहाँ 100 आ गया, इस प्रकार से। यहां पर दोस्तों एक क्या होता है, इसमें पोटेंशियोमीटर लगाता है, जीरो एडजस्टिंग के लिए होता है। ये जो प्रोब्स है, लीड है, इन लीड्स के ऊपर क्या करते हैं, आप कोई भी रेजिस्टेंस को नापते हैं तो यहां लगाते हैं। अब रेजिस्टेंस जब ज्यादा होता है तो यहां पर बढ़ने वाला फ्लक्स कम होगा, और कम फ्लक्स के ऊपर इसका विक्षेप भी क्या होगा, कम होगा। और जब कम होगा तो जाहिर सी बात है ये रीडिंग क्या देगा, ज्यादा, क्योंकि विक्षेप कम रहता है तो रीडिंग क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है। और अपन ने यही कहा कि ज्यादा, यदि इसका ज्यादा प्रतिरोध रहा तो जाहिर सी बात है रीडिंग भी ज्यादा ही आनी चाहिए। लेकिन रीडिंग ज्यादा आ रही है, लेकिन विक्षेप जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, कम आ रहा है। दोस्तों इस प्रकार के मीटर जो होते हैं, ओम मीटर, मेगर, इनको क्या करना चाहिए, सबसे पहले इनको जीरो एडजस्ट करना चाहिए, यानी दोनों लीड्स को आपस में शॉर्ट करेंगे, और शॉर्ट करके और फिर देखेंगे कि शॉर्ट करने पर क्या होगा, इसमें अधिकतम करंट का प्रवाह होगा। अधिकतम करंट के ऊपर अधिकतम फ्लक्स बनेगा, जिससे अधिकतम फ्लक्स के कारण जो है इसमें विक्षेप जो होगा वो भी अधिकतम पैदा होगा, और अधिकतम विक्षेप के कारण ये कहां पर आएगा भैया, जीरो पे आएगा। तो ये आपको जो है वो ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये तो थी ओम मीटर के बारे में छोटी सी जानकारी। अब बात करते हैं कि यहाँ पर खुला परिपथ, बंद परिपथ, लघु परिपथ और सरण परिपथों का कैसे पता लगाएंगे। तो मान लो आपके पास में वही वाइंडिंग करी हुई सी है, इसको आपको चेक करना है कि इसमें लघु, खुला, बंद या सरण परिपथ तो नहीं है या है। तो दोस्तों देखते हैं कैसे करेंगे। मान लो आपके पास में इस प्रकार से ये ओम मीटर था आपका। ओम मीटर का एक सिरा आपने यहां लगा दिया, दूसरा सिरा आपने यहां लगा दिया। दोस्तों यदि खुला परिपथ हुआ
तो खुला परिपथ होगा, इसका मतलब ये वाइंडिंग कहीं ना कहीं से क्या है, खुली हुई है। कहीं ना कहीं से वाइंडिंग जो है दोस्तों वो क्या है, खुली हुई है। तो वाइंडिंग कहीं ना कहीं से खुली हुई है, वाइंडिंग कहीं ना कहीं से खुल गई है, तो जाहिर सी बात है यहां इसमें फ्लक्स जो है वो कुछ भी नहीं रहने वाला है। यहां पर फ्लक्स का मान जो होगा वो क्या होगा, शून्य। तो जब शून्य फ्लक्स होगा तो यहां इस चुंबकीय क्षेत्र के साथ में किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं होने वाली, और जब प्रतिक्रिया नहीं होगी तो कोई विक्षेप पैदा नहीं होने वाला। विक्षेप पैदा नहीं होगा तो दोस्तों ये कहां रहेगी, ये संकेतक, ये सुई कहां रहेगा, अनंत के ऊपर, और अनंत प्रतिरोध को यहां पर क्या बता दिया गया है। और बिल्कुल दोस्तों जब खुला परिपथ होगा तो यहां दोनों पॉइंटों के बीच में क्या होगी, शुष्क हवा होगी, मतलब उसका प्रतिरोध कैसा है, अनंत प्रतिरोध है। तो इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं कि खुला परिपथ है। अब बात करें अपन बंद परिपथ की दोस्तों, तो बंद परिपथ मान लो इस प्रकार से ये यहां पर लगी हुई होती, पूरी कंप्लीट होती है वाइंडिंग। अब मैंने क्या किया, मैंने ओम मीटर के दोनों सिरे यहां जोड़ दिए, दोनों सिरे जोड़ करके, और फिर मैंने देखा कि यहां ये जो है वो कुछ ना कुछ रीडिंग दे रहा है। सपोज करो इसने जो है वो 100 ओम की रीडिंग दे दी, तो 100 ओम की रीडिंग दे दी, इसका मतलब क्या है, आपकी वाइंडिंग का प्रतिरोध दर्शाया जा रहा है। वाइंडिंग बिल्कुल सही है, वाइंडिंग 100 ओम वाली थी और 100 ओम ही आपको दर्शाया जा रहा है, इसका मतलब बिल्कुल सही है। ऐसा परिपथ जो है दोस्तों वो क्या कहलाएगा, बंद परिपथ कहलाएगा। अब बात करता हूं मैं लघु परिपथ की। लघु परिपथ में देखते हैं क्या होगा। लघु परिपथ में दोस्तों आपको अभी बताया था कि ये शॉर्ट हो जाता है, तो जब शॉर्ट हो जाएगा तो आपका ओम मीटर जो है वो सप्लाई जो इसको दे रहा है वो कुछ इस प्रकार से देता हुआ और इधर से आती हुई और इधर से आएगी। इसका मतलब क्या हुआ, शॉर्ट हुआ है, इसका मतलब बहुत कम प्रतिरोध है, और बहुत कम प्रतिरोध पे इसमें जो फ्लक्स बनेगा वो अधिक, और अधिक फ्लक्स के ऊपर यहाँ विक्षेप जो होता है वो ज्यादा, और ज्यादा विक्षेप के ऊपर क्या होगा, ये रीडिंग तो कम देगा और विक्षेप क्या देगा, ज्यादा। तो यहां पर देखो दोस्तों, मान लो आपको यहां पर 2 ओम ही बताने लग जाए, तो इसका मतलब ये है, 2 ओम ही बताने का मतलब ये है कि ये शॉर्ट हो गया है, इसलिए कुछ जो वाइंडिंग है, कुछ टर्न जो है उन्हीं का ही प्रतिरोध आपको बताया जा रहा है, बाकी तो क्या हो गई है, शॉर्ट हो गई है। तो इस प्रकार का जो परिपथ कहलाएगा दोस्तों वो लघु परिपथ कहलाएगा। और सरल परिपथ की मैं बात करूं तो सरल परिपथ में भैया वही, एक तो अपने को बॉडी के साथ में लगाना है और दूसरा जो है अपन यहां पर वाइंडिंग के साथ में लगाएंगे। तो यहां पर देखो मैंने ये बॉडी के साथ लगा दिया, तो इस प्रकार से इसमें करंट का फ्लो होगा। यदि ये अनंत बताया तो इसका मतलब इसमें अर्थ दोष नहीं है, इसमें किसी प्रकार का कोई लीकेज सरण दोष नहीं है। लेकिन यदि ओम मीटर ने कुछ भी रीडिंग बताई तो जाहिर सी बात है इसका कुछ ना कुछ प्रतिरोध आएगा, वाइंडिंग का प्रतिरोध हो सकता है, इंसुलेशन उतर करके इस प्रकार से प्रतिरोध आएगा। और जब प्रतिरोध कुछ ना कुछ आ गया, एक तार बॉडी पे लगाने पर ये ध्यान रखें और दूसरा वाइंडिंग के साथ लगा दिया और प्रतिरोध आ गया, तो इसका मतलब इसमें सरण दोष है, लीकेज दोष है। यदि प्रतिरोध नहीं आया है तो नहीं आया है, अनंत पे ही जाए इसकी सुई, तो इसका मतलब क्या है, ये बिल्कुल सही है, इसमें किसी प्रकार का जो है वो सरण लीकेज दोष नहीं है। आगे फिर हम बात करते हैं दोस्तों, यहां पर मैं एक बात और भी कहूंगा कि खुला, बंद, लघु और सरल परिपथ के अलावा इन 4 चीजों से, 4 यानी एक पीछे पढ़ चुके हैं आप, सीरीज टेस्ट लैंप। सीरीज टेस्ट लैंप कई बार एग्जामों में प्रश्न भी आया है, इसलिए आप याद रखें कि इन चारों से आप कंटिन्यूटी टेस्ट भी कर सकते हैं, जिसको आप निरंतरता टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। कंटिन्यूटी टेस्ट भी कर सकते हैं, जिसको आप निरंतरता टेस्ट या अविच्छिन्नता टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो आप ध्यान रखें, इन्हीं चारों में से किसी एक से आप जो है वो खुला, बंद, लघु, सरण और साथ ही आप कंटिन्यूटी टेस्ट, निरंतरता टेस्ट भी कर सकते हैं। दोस्तों आगे फिर हम पढ़ते हैं यहां, अपना जो टॉपिक है वो है अगला ओम का नियम।
इससे भी पहले दोस्तों मैं एक टॉपिक लेता हूं, अपना जो टॉपिक है वो है परिपथ विश्लेषण। परिपथ विश्लेषण। परिपथ विश्लेषण क्या होता है दोस्तों? आप सबको पता होना चाहिए कि परिपथ विश्लेषण में आप ओम का नियम, किरचॉफ का नियम, व्हीटस्टोन का ब्रिज का नियम, मैक्सवेल नॉर्टन सुपरपोजिशन पर में बहुत सारे नियम लगा करके और मैन्युअली ही बहुत सारे नोड जो हैं उनके ऊपर करंट, वोल्टेज, प्रतिरोध की गणना करते हैं। तो दोस्तों मैन्युअली गणना करना जो था वो आपका परिपथ विश्लेषण का तरीका जो था वो पुराना हो गया है। आजकल जो है वो कंप्यूटर में बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर बन गए हैं और कंप्यूटर की सहायता से परिपथ के विभिन्न नोडों पर करंट, वोल्टेज को ज्ञात करना जो है वो कहलाता है सिमुलिंग। कोई आपसे पूछ ले कि सिमुलेशन क्या होता है, तो सिमुलेशन में आप कहेंगे परिपथ के विभिन्न नोडों पर करंट, वोल्टेज ड्रॉप, आदि की गणना परिपथ के विभिन्न नोडों पर करंट, वोल्टेज ड्रॉप आदि की गणना मैन्युअली न करके कंप्यूटर प्रोग्राम यानी सॉफ्टवेयर सहायता से ज्ञात करना सिमुलेशन कहलाता है। इसके सॉफ्टवेयरों के जो उदाहरण हैं वो मैं ले सकता हूं यहां पर, सेबर। ये दोस्तों पहले मैं एक बार पढ़ के बता रहा हूं कि परिपथ के विभिन्न नोडों पर करंट, वोल्टेज ड्रॉप आदि की गणना मैन्युअली नहीं करके और कंप्यूटर प्रोग्राम की सहायता से हम याद करते हैं, तो ये जो है आपका क्या कहलाएगा? सिमुलेशन कहलाएगा। और इसके जो सॉफ्टवेयर है उनमें एक तो जो है वो आपका सेबर है, दूसरा जो है आपका वो है गेडा, और तीसरा जो है वो है सिमुलिंक। तो बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनकी सहायता से जो है आप किसी डायग्राम को कैचअप किया और उसके अंदर जैसे अपलोड किया तो विभिन्न नोडों पर क्या क्या करंट रहेगी, क्या क्या वोल्टेज ड्रॉप रहेंगे, ये सब चीजें आपको बता दी जाती है। तो ये सब जो है वो क्या कहलाता है? आपका सिमुलेशन कहलाता है। तो ये थोड़ा सा एक जो है अपने को थोड़ा याद होना चाहिए, एक जानकारी के लिए याद होना चाहिए। तो दोस्तों ये थी आपकी परिपथों के बारे में। अब बात कर रहे हैं हम परिपथों में कि परिपथ बहुत सारे प्रकार के हो सकते हैं और इन बहुत सारे परिपथों में अलग अलग नियमों की सहायता से जो है आप करंट, वोल्टेज, प्रतिरोध आदि की गणना करते हैं। तो सबसे पहले जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं ओम का नियम। ओम का नियम दोस्तों यहां पर ये जो है वो ओ है मैं था, लेकिन इसको क्या है शॉर्ट में लिखते लिखते ओम लिखने लगे, बाकी ये ओम था। तो आप थोड़ा सा ये ध्यान रखें, एक ही बात है। दूसरी बात ये है सीखने की कि आपका जो ओम का नियम है
वो वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने प्रतिपादित किया। आप सबको यह भी पता हो कि ये वैज्ञानिक जो है ये जर्मन के भौतिकविद थे। ओम का नियम दोस्तों बेसिकली एसी और डीसी दोनों पर अपन काम में लेते हैं, लेकिन एसी के परिपथ जो है उनमें केवल प्रतिरोधी परिपथ है, वहीं अपन इसको काम में लेते हैं। कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि ओम का नियम एसी पे काम करता है डीसी पे, तो दोनों जगह पर अपन बताएंगे यहाँ पर कि एसी और डीसी दोनों पर कार्य करता है। दूसरी बात आपको यह भी ध्यान रहे कि एसी में केवल प्रतिरोधी परिपथों पर अपन ओम का नियम लगाते हैं। यहां पर देखते हैं आगे अपन करंट, वोल्टेज, करंट, वोल्टेज व प्रतिरोध तीनों के मध्य संबंध स्थापित किया गया जिसे ही ओम का नियम कहते हैं। दोस्तों ओम का नियम हम क्यों पढ़ रहे हैं? करंट, वोल्टेज और प्रतिरोध इन तीनों के मध्य जो है वो क्या संबंध स्थापित किया गया है, उस संबंध को जो है हमारे को ओम के नियम में बताया गया है। तो ओम के नियम की सबसे पहले मैं यहां पर परिभाषा लिखूंगा। ओम के नियम के अनुसार नियत तापमान व नियत तापमान व नियत भौतिक परिस्थितियों, नियत तापमान व नियत भौतिक परिस्थितियों में किसी डीसी परिपथ में प्रवाहित होने वाली करंट आरोपित वोल्टेज के समानुपाती तथा प्रतिरोधक के प्रतिरोध के विलोमानुपाती होगी। तो दोस्तों यहां अपने को बताया गया कि नियत तापमान और नियत भौतिक परिस्थितियों में किसी डीसी परिपथ में, दोस्तों यहां पर कई जने स्टूडेंट जो है वो ऐसे कंफ्यूज रहते हैं, बोला सर ये तो बंद डीसी परिपथ बोलना था, आपने तो केवल डीसी परिपथ ही बोल दिया। भैया यहां पर जब बोला जा रहा है कि किसी डीसी परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, जब विद्युत धारा का प्रवाही हो रहा है तो जाहिर सी बात है वो बंद परिपथ ही होगा। तो यहां ध्यान रखें आप कि नियत तापमान और नियत भौतिक परिस्थितियों में किसी डीसी परिपथ में प्रवाहित होने वाली जो करंट है वो वोल्टेज के समानुपाती और प्रतिरोध के विलोमानुपाती है। तो सबसे पहले तो इसको ऐसे ही लिखा गया कि I प्रोपोर्शनल जो है वो V है, फिर बाद में जो है इसको ऐसे लिखा गया है किताब में V प्रोपोर्शनल I, वोल्टेज के समानुपाती है करंट। लेकिन बात यही है आगे यहां पर इसकी जगह नियतांक R ले लिया अपन ने और सूत्र बना दिया I बराबर V अपॉन R।
I बराबर V अपॉन R का जो फॉर्मूला बना दिया आपने, इसी से फिर दूसरे सूत्र आपने जनरेट कर लिए कि R बराबर जो है वो V अपॉन I होगा, और इसी प्रकार से एक और सूत्र आप जनरेट कर लेते हो कि V बराबर जो है वो I इंटू R होगा। तो इस प्रकार से आप जो है यहाँ पर 3 सूत्र पढ़ते हैं ओम के नियम के अनुसार, I बराबर V अपॉन R, R बराबर V अपॉन I और V बराबर I इंटू R। लेकिन इन सबको पढ़ने से पहले अपन शुरुआत करते हैं यहाँ से वापस कि नियत तापमान और नियत भौतिक परिस्थितियों से पहले क्या मतलब है। तो नियत तापमान और नियत भौतिक परिस्थितियों से मतलब क्या है वो समझे। दोस्तों यहाँ नियत तापमान क्यों बोला गया है, नियत भौतिक परिस्थितियां क्यों बोली गई है, अगली स्लाइड में देखते हैं इसको अपन। यहां पर बताया गया अपने को कि नियत तापमान व नियत भौतिक परिस्थितियां। दोस्तों यह नियत तापमान क्यों बोला गया है और नियत भौतिक परिस्थिति क्यों बोली गई है, क्योंकि आपके पास में मान लो ये कोई सर्किट है, इस प्रकार से जो है आपके पास में कोई सर्किट है और इस सर्किट में जो है वो करंट का प्रवाह हो रहा है, सपोज करें आप। अब मान लो चारों ओर के वातावरण की बात करूं मैं, तो चारों ओर का वातावरण जब मैंने प्रैक्टिकल किया उस समय मान लो 40 डिग्री सेंटीग्रेड था, और मैंने 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब प्रैक्टिकल किया उस समय यहाँ इसका 12 वोल्टेज था और ये जो है वो 6 ओम का था। तो उस समय मैंने ओम के नियम के अनुसार जो है वो सूत्र लगाया I बराबर V अपॉन R, और यहाँ पर मैंने 12 अपॉन 6 कर दिया और मेरे पास में 2 एम्पियर की करंट आ गई दोस्तों। और मैंने कह दिया कि ओम के नियम के अनुसार मैंने सूत्र लगाया और 2 एम्पियर की करंट आ गई, और ये करंट जो है वो वोल्टेज के समानुपाती भी है। समानुपाती भी है मतलब मैं इसको यदि 12 की जगह 24 कर दूं तो जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस वो का वो रहेगा, तो ऐसे में यहां पर कितना आ जाएगा, 4 एम्पियर आ जाएगा। यानी कि मैंने वोल्टेज को दुगना किया तो करंट भी दुगनी हो गई। लेकिन ये कार्य मैंने 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे किया। कौन सा कार्य है, ये कार्य और ये कार्य, यानी 12 वोल्टेज देकर के मैंने 2 एम्पियर लिया और 24 वोल्टेज देकर के मैंने 4 एम्पियर लिया। ये कार्य जो है वो कितने टेम्परेचर पे हुआ, 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे। लेकिन दोस्तों इसी प्रैक्टिकल को यदि मैं 10 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर करूंगा तो जाहिर सी बात है चारों ओर के टेम्परेचर के होने से, चारों ओर के टेम्परेचर में कमी होने से हो सकता है कि इसमें बहने वाली जो करंट है, जो 2 एम्पियर और 4 एम्पियर की जो करंट है उसके ऊपर प्रभाव पड़ जाए। यानी वो 2 एम्पियर की जगह हो सकता है बढ़ करके अब 2 से थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए, या 4 एम्पियर की जगह थोड़ी सी बढ़ करके ज़्यादा हो जाए। क्योंकि आपको पता है कि पहले 40 डिग्री सेंटीग्रेड का था तो उस समय टेम्परेचर ज़्यादा था। टेम्परेचर ज़्यादा था इसका मतलब प्रतिरोध भी ज़्यादा था, और प्रतिरोध ज़्यादा था मतलब वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा था। लेकिन अब जो है आपने टेम्परेचर जो है यहाँ पर क्या कर दिया है, कम कर दिया है, वोल्टेज ड्रॉप कम होगा। तो जाहिर सी बात है इस प्रकार से जो है वो फर्क नहीं आ जाए, इसलिए आपने क्या लिया है, नियत तापमान लिया है। नियत भौतिक परिस्थितियों से क्या मतलब है, तो भौतिक परिस्थितियों से मतलब भौतिक गुणों से अपन ने पढ़ा भी था कि भौतिक गुणों का मतलब है जिनको हम ज्ञानेंद्रियों से पता कर सकें। तो यहां भौतिक परिस्थितियों से मतलब यह है कि आपने पहले जो ये तार जो लगाया था वो हो सकता है कि आपने एल्यूमिनियम का लगाया हो, और अब जो है आप लगा दिए मान लो तांबे का, या पहले आपने जो है वो लगाया लोहे का और अब जो लगा रहे हो आप तांबे का। तो जाहिर सी बात है तार चेंज कर रहे हो, इसका मतलब भौतिक परिस्थिति चेंज हो रही है, और भौतिक परिस्थिति चेंज होगी तो हो सकता है उनकी करंट में जो है वो परिवर्तन उस प्रकार से नहीं हो। इसलिए आपको कहा गया है यहां पर कि भौतिक परिस्थितियां जो है वो क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, नियत होनी चाहिए। आप हो सकता है यहां पर एक बार शुष्क सेल ले रहे हो, एक बार हो सकता है यहां पर आपने कोई गीला सेल लिया हो, लिक्विड वाला कोई सेल लिया हो, तो जाहिर सी बात है दोनों का आंतरिक प्रतिरोध अलग अलग हो सकता है।
तो ये आने वाली जो करंट है वो उस हिसाब से नहीं बढ़ पाएगी या नहीं घट पाएगी। तो इसलिए जो है आपने क्या कर दिया, यहां नियत तापमान और नियत भौतिक परिस्थितियां रख दी हैं। और जब तापमान और भौतिक परिस्थितियां दोनों जब नियत होगी तब जाकर के क्या होगी, करंट वोल्टेज के समानुपाती होगी और प्रतिरोध जो है उसके विलोमानुपाती होगी। अब इसको देखते हैं अपन कि किस प्रकार से सिद्ध करके देखते हैं कि किस प्रकार से जो है वो ओम को नियम को सिद्ध करें अपन, कि कैसे करंट ज्यादा हो जाती है, कैसे कम हो जाती है। सिद्ध करने के लिए कौन कौन सी अपने को सामग्री की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहली बात तो ये कि ओम के नियम का प्रतिपादन करने के लिए आवश्यक सामग्री क्या चाहिएगी अपने को। परिवर्तित प्रतिरोधक चाहिए, जिसको रियोस्टेट कह सकते हो आप। इसके अलावा आपके पास में यहां लोड होगा, स्रोत होगा, एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर, ओम मीटर, ये सब चीजें अपने पास में होनी चाहिए। और ये सब चीजें हैं तो फिर अपन कैसे अपन सिद्ध करेंगे। आप दोस्तों इस प्रकार से सारणी बना करके भी आप जो है इसको सिद्ध कर सकते हैं। आपके पास में एक तो है R, एक है I और एक है V, तीन चीज है आपके पास में। आपने ओम के नियम के अनुसार पढ़ा कि I बराबर V अपॉन R होता है। आप सबको ये पता हो कि जब आप करंट में और वोल्टेज में संबंध स्थापित करते हो उस समय R जो होगा वो क्या होगा, स्थिर होगा। R क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। तो यहां पर मैं एक उदाहरण लेता हूं कि मेरे पास में ये कोई सर्किट है, इस प्रकार से अपने पास में कोई सर्किट है, करंट का इस प्रकार से फ्लो हुआ इसमें। तो जब करंट का फ्लो हो रहा है इस प्रकार से तो कितना हो रहा है वो डिपेंड करता है आपके वोल्टेज के ऊपर। तो आपने यहां पर वोल्टेज मान लो 12 वोल्टेज ही दिया और यहां पर इसका प्रतिरोध जो है वो सपोज करें आप कि 6 ओम है। तो मैं यहां लिखूंगा कि प्रतिरोध 6 ओम और वोल्टेज जो है वो 12 वोल्ट। तो अब ओम के नियम के अनुसार I बराबर V अपॉन R लिखूंगा मैं। तो ऐसे में मैं 12 अपॉन 6 करता हूं तो मेरे पास में करंट कितनी आएगी, 2 एम्पियर। तो यहां पर मैं लिख दूंगा 2 एम्पियर। लेकिन दोस्तों अपने को यह सिद्ध नहीं करना था, अपने को यह करना है कि नियत तापमान और नियत भौतिक परिस्थितियों पर बहने वाली करंट वोल्टेज के समानुपाती होती है। कैसे होती है वोल्टेज के समानुपाती, आपने यहां पढ़ तो लिया कि वोल्टेज के समानुपाती होती है, लेकिन यहां प्रैक्टिकली देखते हैं, देखिए कैसे हो रही है। आपने अभी अभी पढ़ा कि जब करंट और वोल्टेज में संबंध स्थापित करते हो उस समय R जो है वो स्थिर रहता है। तो R तो इसका मतलब वो का वही रहेगा, 6 ओम का 6 ओम ही रहेगा। तो मैंने कर दिया 6 ओम का 6 ओम। एक बार तो क्या करता हूं, अब मैं वोल्टेज को बढ़ाता हूं, 12 वोल्टेज से बढ़ा करके मैं 24 वोल्टेज कर देता हूं। तो ये लो मैंने 12 वोल्टेज से बढ़ा करके इसको 24 वोल्टेज कर दिया। तो ऐसे में करंट कितनी हो जाएगी, सूत्र है I बराबर V अपॉन R। तो ऐसे में यहां पर हो गई 24 अपॉन 6, कितना आ गया, 4 एम्पियर। दोस्तों बिल्कुल सही कहा गया कि बहने वाली करंट वोल्टेज के समानुपाती होती है। आप देख सकते हैं वोल्टेज दुगना हुआ, यहां पर
12 से 24, तो करंट भी दुगनी हो गई है, 2 एम्पियर से 4 एम्पियर। यही तो है समानुपाती का संबंध। या फिर मैं ऐसे कह दूं कि ये 12 वोल्टेज है, इसको मैं घटा करके 6 वोल्टेज कर देता हूं, तो यहां पर मैंने कर दिया 6 वोल्टेज। तो यहां करंट कितनी आई? 1 एम्पियर, क्योंकि I बराबर V अपॉन R था, आपने 6 अपॉन 6 किया, इसका मतलब 1 एम्पियर आ गई। दोस्तों बिल्कुल सही बात है कि बहने वाली करंट जो है वो वोल्टेज के समानुपाती है। मतलब वोल्टेज 12 से 24 हुआ, दुगना हुआ, तो करंट भी क्या हो गई? दुगनी। और यहां आप देख सकते हैं कि 24 से 6 मतलब 4 गुना वोल्टेज में कमी। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं कि 4 एम्पियर से 1 एम्पियर हो गई है करंट। मतलब करंट में भी क्या है? 1 एम्पियर की कमी। वो 4 एम्पियर की कमी यानी कि 1 एम्पियर हो गया। मतलब ये हुआ कि ये 4 गुना कम होता है, वोल्टेज 4 गुना कम होता है, तो करंट भी 4 गुना कम। वोल्टेज दुगना बढ़ रहा है तो करंट भी दुगना बढ़ गई। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि परिपथ में बहने वाली करंट जो है वो वोल्टेज के समानुपाती है। और अब बात करते हैं हम कि प्रतिरोध के विलोमानुपाती कैसे हैं। दोस्तों यहां प्रतिरोध के विलोमानुपाती के संबंध में देखते हैं। यहां से मान लो एक बार के लिए यही सर्किट है जिसमें 6 ओम है, 12 वोल्टेज है, इसलिए 2 एम्पियर की करंट भी होगी। दोस्तों अभी अभी आपको बताया गया है कि I बराबर V अपॉन R ओम के नियम के अनुसार है। और अब जब I और R में संबंध स्थापित किया जाएगा तो V जो है वो क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। तो वोल्टेज यहां पर स्थिर रहेगा, मतलब कि पहले कितना है अभी? 12, तो आगे भी कितना रहने वाला है? ये 12 वोल्टेज ही रहने वाला है, क्योंकि स्थिर क्या रखना अपने को? वोल्टेज को। क्यों? क्योंकि अब संबंध जो है वो किन किन के बीच में होगा? अब संबंध I और R के बीच में है, इसलिए V क्या होगा? स्थिर होगा। तो दोस्तों शुरुआत में अपन ने पढ़ा कि ये यदि 6 ओम है और 12 वोल्टेज आपने दे रखे हैं तो सर्किट में करंट कितनी होगी? 2 एम्पियर की। यदि अब यहां पर मैं ऐसे कहूं कि I बराबर V अपॉन R है और मैं रेजिस्टेंस को 6 से कितना कर दूं? 12 ओम कर दूं, यानी क्या कर दिया? दुगना कर दिया मैंने। तो जाहिर सी बात है यहां पर 12 गुणा 12 होगा तो करंट कितनी आएगी? 1 एम्पियर। तो ये कर दिया मैंने 1 एम्पियर। दोस्तों आप देख सकते हैं यहां करंट और प्रतिरोध में संबंध स्थापित था, इसलिए वोल्टेज क्या था? स्थिर था, स्थिर। लेकिन यहां पर आप देखो मैंने प्रतिरोध को जो है, रेजिस्टेंस को जो है वो 6 ओम से क्या कर दिया? जस्ट डबल 12 ओम कर दिया। तो आप करंट देख सकते हैं यहां पर जस्ट आधी हो गई है। इसका मतलब इन दोनों में कैसा संबंध है? विलोमानुपाती का, कि रेजिस्टेंस को तुमने दुगना किया तो करंट जो है वो आधी हो गई है। ऐसे ही मैं यहां पर और बात करूं कि मान लो ये जैसे रेजिस्टेंस जो था इसको मैंने घटा करके कर दिया, इसको 3 ओम कर दिया सपोज करो, तो 3 ओम कर दिया, इसका मतलब 4 गुना मैंने क्या कर दिया? इसको कम कर दिया रेजिस्टेंस को। तो अब देखते हैं करंट का क्या होगा, क्योंकि I बराबर V अपॉन R होता है, वोल्टेज वो का वही स्थिर रहने वाला है, रेजिस्टेंस मैंने 3 कर दिया, कितनी आ गई करंट? 4 एम्पियर। बिल्कुल दोस्तों आप यहां देख सकते हैं कि मैंने जैसे ही रेजिस्टेंस को 4 गुना कम किया तो करंट 4 गुना क्या हो गई है? बढ़ गई है। मतलब कि मैंने रेजिस्टेंस को कम किया तो करंट क्या हो गई है? बढ़ गई है। पहले मैंने क्या किया? रेजिस्टेंस को बढ़ाया तो करंट क्या हुई थी? कम। मतलब इन दोनों में क्या है? विलोमानुपाती का संबंध है। तो यहां आप कह सकते हैं ओम के नियम के अंदर कि नियत तापमान और नियत भौतिक परिस्थितियों में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा वोल्टेज के समानुपाती और प्रतिरोध के विलोमानुपाती होती है। और ये वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम जो है उन्होंने करंट, वोल्टेज और प्रतिरोध के मध्य एक संबंध स्थापित करके ये नियम दिया है। दोस्तों यहां पर आपको एक छोटी सी बात और पता होनी चाहिए सभी को। ओम का नियम, ओम के नियम की तुलना, ओम के नियम की तुलना
अन्य नियमों से। तो ये दोस्तों ये अन्य नियम कौन से हैं, ये अन्य नियम कौन से हैं वो अपन पढ़ रहे हैं। ओम के नियम की तुलना अन्य नियम से कर रहे हैं। पहला तो हाइड्रोलिक्स के नियम से, यानी हाइड्रोलिक्स का जो नियम है उससे की गई है। दूसरा है ऊष्मा संचरण का नियम या चालन का नियम भी कह सकते हैं। संचरण या चालन का नियम। और जो तीसरा जो नियम है दोस्तों वो है आपका हुक का नियम। कई बार पूछा जा सकता है कि निम्न नियमों से कौन सा नियम जो है वो ओम के नियम की तुलना करता है या ओम के नियम की प्रशंसा करता है। ऐसा कुछ भी प्रश्न बन के आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोलिक्स का नियम, ऊष्मा संचरण का नियम और हुक के नियम जो है वो ओम के नियम की क्या करते हैं, तुलना करते हैं। आगे फिर हम बात करते हैं दोस्तों, अगली क्लास में हम बात करेंगे प्रतिरोध के नियम की, किरचॉफ के नियम की।